XY प्रकार का लिंग निर्धारण। सबसे पहले ये जानते हैं कि XX प्रकार का लिंग निर्धारण किन में पाया जाता है। तो उदाहरण, कुछ अन्य कीटों जैसे ड्रोसोफिला में, याद रखना कि ड्रोसोफिला मक्खी में, फल मक्खी में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, XXY। मानव सहित यानी मनुष्यों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मानव सहित सभी स्तनधारियों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक, अब वही बात मैंने आपको अभी क्या बताया, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आलिंग गुणसूत्र जिसे हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं और दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो यहां पर देखो मनुष्य का दिया गया, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 को अगर आप पेयर में करोगे तो पेयर में कितना होगा, 23 जोड़ी कह सकते हैं ना। एक जोड़ी चप्पल में 2 चप्पल होते हैं ना, तो उसी तरीके से 23 जोड़ी में कुल 46 गुणसूत्र होंगे। इन 46 गुणसूत्र में यानी 23 जोड़ी में से मैंने आपको क्या बताया था कि 44 या हम कह सकते हैं 22 जोड़ी कौन सा गुणसूत्र होता है, ये होता है आलिंग गुणसूत्र या हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक या आलिंग गुणसूत्र क्या कहते हैं, ऑटोसोम, जो नर और मादा में समान होती है। आखिरी का जो 2 गुणसूत्र है या एक जोड़ी, जिसे 23वां जोड़ी कहते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र जो कहलाता है लिंग गुणसूत्र, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, जिसके बारे में अभी ऊपर बताए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बात है कि दैहिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र नर और मादा में समान, नर व मादा में कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक, लेकिन ये जो है लिंग गुणसूत्र नर में कैसा होता है, XY, और मादा में कैसा होता है, XX होता है। देख लो, ऑटोसोम्स कितने हैं, 22 जोड़ी जो नर और मादा में समान होते हैं। एक जोड़ी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जोड़ी नर और मादा में समान होते हैं। एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम ही नर और मादा में पृथक होते हैं। देखो मादा में जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, छोटा हो जाए भाई, मादा में आप देखोगे तो XX यानी दोनों गुणसूत्र एक ही प्रकार का होता है, लेकिन नर में एक गुणसूत्र तो X प्रकार का होता है लेकिन दूसरा गुणसूत्र थोड़ा सा छोटा होता है, जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये नर की विशेषता है, ये मादा की विशेषता। कितना सिंपल है भाई। आप आगे देखो, अगर मान लो मनुष्य की बात कर लें, आपने जाना कि मनुष्य के नर में लिंग गुणसूत्र XY होता है व मादा में XX गुणसूत्र होता है। अब बताओ, यहाँ पर युग्मक जनन होगा यानी शुक्राणु बनेंगे युग्मक जनन के द्वारा, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग गुणसूत्र हैं। एक गुणसूत्र इधर चला जाएगा, दूसरा गुणसूत्र दूसरे युग्मक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के हैं, तो अंडाणु एक ही प्रकार का बनेगा, X इससे भी और X इसमें भी। हमें नहीं पता होता कि कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक से फ्यूज कर ले। अगर ये नर युग्मक इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, XX यानी क्या बनाएगी, मादा। अगर ये इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, XX यानी क्या बनेगी, मादा। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से निषेचन करता है तो क्या बनाएगा, XY यानी नर। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, नर। यहाँ पर भी देखो 2 मादा 2 नर यानी 50% चांस होते हैं मादा बनने की और 50% चांस होते हैं नर बनने की। ठीक, अब बताओ यहाँ पर संतानों की लिंग निर्धारण किसके कारण हो रहा है, शुक्राणुओं के कारण हो रहा है। अंडाणु तो दोनों सेम है, नर बनना या मादा बनना ये कौन डिसाइड करता है, शुक्राणु डिसाइड करता है कि कौन सा शुक्राणु उस अंडाणु से फ्यूज कर रहा है। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो मादा बनेगी, अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो नर बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि देखो ये सारी संभावनाएं हैं कि कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक से फ्यूज करेगा। ये ना तो हमारे बस की बात है ना किसी अन्य जंतु के बस की बात है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से फ्यूज कर रहा है, तब वो
मादा या नर बनने के 50-50% चांस होते हैं। अब भारतवर्ष में इसका दोष दिया जाता है महिलाओं में कि महिला बार बार मादा पैदा कर रही है, स्त्री बच्ची पैदा कर रही है, बच्ची पैदा कर रही है, तो उसका उसे दोष दिया जाता है। पता नहीं क्या फालतू फालतू बातें करते हैं, मुझे तो पता नहीं है, इतना मैंने सिर्फ सुन रखा है, मैंने कभी डायरेक्टली किसी के मुंह से नहीं सुना है।